हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू केमिस्ट्री पॉइंट। आज के लेक्चर में जो है वो हम सेकंड एप्लीकेशन पढ़ेंगे अनादर्स विलयन की, जिसमें है अपने पास टॉपिक वो होगा ऋणात्मक विचलन। ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले अनादर्स विलयन। पिछले लेक्चर के अंदर जो है वो धनात्मक विचलन किस प्रकार राउल्ट के नियम से प्रदर्शित होता है उसके बारे में डिस्कशन कर लिया था। सेकंड वन, इसकी दूसरी एप्लीकेशन है वो है ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले अनादर्स विलयन। अब सेम उसका अपोजिट ही, एक तरीके से धनात्मक का अपोजिट ही है ऋणात्मक में। इसमें क्या होगा, धनात्मक में क्या था कि वाष्प दाब का मान अपेक्षाकृत ज्यादा था, ठीक है। इसमें क्या होगा, वाष्प दाब का मान अपेक्षाकृत जो राउल्ट का नियम है उससे क्या होगा, कम होगा। यानी इसको ग्राफिकली समझें एक तरीके से, इस चीज को लिखना नहीं है अभी, तो ग्राफिकली इसको अगर नोट किया जाए तो जहां तक मुझे ध्यान था, पढ़ चुके हैं, इस चीज को देख चुके हैं। जो राउल्ट का नियम है, उस राउल्ट के नियम में जो अपना ग्राफ था वो इस तरीके से था कुछ, ये संबंधित पीबी के लिए अवयव, पीबी के लिए वाष्प दाब, और ये था अवयव ए के लिए वाष्प दाब, पी ए, अवयव पी ए के लिए वाष्प दाब, और ये जो था वो था नेट कुल अवयव का कुल वाष्प दाब, यानी P बराबर था PA प्लस PB। ये अपने पास जो है वो कुल मान था, और ये वैल्यू थी वो थी PA बराबर PA नॉट, सॉरी हाँ, XA नॉट, और ये जो वैल्यू थी वो थी PB बराबर P नॉट B XB। कुछ इस तरीके से अपने को जो है इनकी वैल्यू जो है वो प्राप्त हुई थी। तो राउल्ट के नियम की अगर बात करें, तो राउल्ट के नियम के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूं तो इन कंडीशन में देखें तो यहाँ क्या था, इस कंडीशन की बात करें, यहाँ तो अपने पास वाष्प दाब चल रहा है। इस कंडीशन के अंदर यहाँ क्या ले रहे हो आप, मोल ले रहे हो। यहाँ क्या है आपका वाष्प दाब, वाष्प दाब की बात हो रही है इधर। वाष्प दाब एक्स ए बराबर 1 था, एक्स ए इक्वल 0, एक्स बी इक्वल 0 था, और एक्स बी इक्वल 1 था। यहां क्या है आपकी मोल भिन्न, वाष्प दाब और मोल भिन्न, ठीक है। ये यहां दिया हुआ है, ये अपने पास राउल्ट की वास्तविक स्थिति थी। धनात्मक में अपन ग्राफ देख ही चुके हैं। ऋणात्मक में क्या है कि यहां से जो राउल्ट का नियम है उससे ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित होता है, यानी वाष्प दाब में आंशिक रूप से क्या होती है, यहाँ कमी होती है। तो ग्राफिकल रूप से यहाँ जो ये वाष्प दाब स्ट्रेट लाइन है, धनात्मक में जो है वो वाष्प दाब के मान में वृद्धि हुई थी। तो यहाँ क्या होगा, अवयव ए के लिए और अवयव बी के लिए वाष्प दाब में क्या होगी, आंशिक रूप से कमी। तो कमी के लिए जो ग्राफिकल रिप्रेजेंट होगा वो इस तरीके से, इस अवयव ए के लिए, ये अवयव ए के लिए, और अवयव बी के लिए जो है वो ग्राफिकल रिप्रेजेंट होगा वो इस तरीके से, ये अवयव बी के लिए। तो जो नेट रूप से होगा वो भी क्या होगा, अपेक्षाकृत कम होगा। तो ये वैल्यू इस तरीके से, तो ग्राफिकल रिप्रेजेंट इस प्रकार से है। वाष्प दाब में क्या हो गई, आंशिक रूप से कमी हो गई। तो ये वैल्यू किसको दर्शाती है, राउल्ट के नियम को। जो ये मान दिए हुए हैं पी ए बराबर पी ए प्लस पी बी, पी बी इक्वल पी नॉट बी एक्स बी, और ये तो जब दाब में कमी होगी तो यहाँ जो है वो रूप किस तरीके से दिया जाएगा कि अवयवों का जो वास्तविक दाब है यहाँ जो है इसके लिए ग्राफिकल रिप्रेजेंट पी बी के लिए, जब पी बी के लिए होगा तो पी बी के लिए ग्राफिकल रिप्रेजेंट ये है, तो यहाँ से ये चीज़ हट जाएगी। ये तो अपने पास वास्तविक स्थिति थी, तो इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किस प्रकार से होगा, इस आपको किस रूप में इसको दोगे,
तो ये जो है वो बी के लिए है, तो यहाँ हो जाएगा पी बी इज लेस देन पी नॉट बी एक्स बी। ये ए के लिए है, तो इसके लिए हो जाएगा आपका पी ए लेस देन पी नॉट ए एक्स ए, और ये हो जाएगा आपका P इज लेस देन पी ए प्लस पी बी। तो ये जो है ग्राफीय निरूपण होगा ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले अनादर्श विलयन के लिए। ठीक है, इंपॉर्टेंस जो है वो ग्राफ से यहाँ से सारी चीजें निकल के आती हैं। धनात्मक में जो था आपको उसका रिवर्स उल्टा ही करना है सारी प्रक्रिया, तो वहां आपको क्या मिलेगा, ऋणात्मक विचलन दर्शाने वाले अनादर्श विलयन। तो ग्राफ तो इस तरीके से निरूपित किया जाएगा। अब ये ग्राफ आया किस तरीके से, इसके लिए रिजल्ट क्या होगा, इसके लिए जो है वो शर्तें किस प्रकार चेंज हो रही हैं, तो वो देखी जाए। तो पहला जो है इसके नाम में ऋणात्मक है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे मैंने कथन कह दिया कि वाष्प दाब में क्या होती है, कमी होती है। यानी जो अवयवों का आंशिक वाष्प दाब है पी ए, इसका जो वाष्प दाब है उसका मान कम होगा पी नॉट ए एक्स ए से। इसी प्रकार अवयव बी के लिए पी नॉट बी एक्स बी से। ठीक है, तभी जो है ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित होगा। ये इसकी पहली शर्त हो गई। दूसरा, जब ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित होता है तो आप अवयवों को मिलाते हो, आपने एक्स ए और एक्स बी को मिलाया, उनके मोल अंशों को मिलाया है, तो जब भी आप उनको मिश्रित करोगे, मिलाओगे, तो उस कंडीशन के अंदर उनके आयतन में जो है वो क्या होगा, चेंज होगा। अब आयतन में चेंजेस क्या होगा कि वहां पे जो है वो उनके मध्य अणुओं के अवयवों के मध्य आकर्षण बल प्रभावी होगा, जिससे क्या होगा कि उनके बीच के बंध दूरी कम होगी और अणु एक दूसरे के पास पास आएगा। जब अणु एक दूसरे के पास पास आएगा तो उस स्थिति के अंदर जो आयतन है, उस आयतन के मान में क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। एक तो इस तरीके से मैं ऐसे बैठा हुआ हूँ कि मैंने हाथ फैला के फिर जो है वो किसी जगह स्थान ग्रहण किया है, और एक मैं इस तरीके से बैठा हुआ हूँ। तो दोनों कंडीशन के अंदर, इस कंडीशन के अंदर और इस कंडीशन के अंदर, दोनों कंडीशन के अंदर मेरे द्वारा जो आयतन घेरा जाएगा उसमें क्या होगा, परिवर्तन होगा। इस कंडीशन के अंदर घेरा गया आयतन ज्यादा है, इस कंडीशन के अंदर ये मेरी आइडेंटिकल स्थिति है, और जब मैं इस तरीके से बैठूंगा, सिकुड़ कर बैठूंगा, तो आयतन में क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। तो ऐसा ही इन पार्टिकल के बीच में होता है। जब बंध स्ट्रॉन्ग होता है, मजबूत होता है, तो उनके बीच की दूरी कम होगी, आकर्षण बल ज्यादा प्रभावी होगा, एक दूसरे की तरफ एक दूसरे को खींचेंगे, तो आयतन जो है वो बढ़ने के बजाय क्या होना होगा, शुरू होगा, कम होना शुरू हो जाएगा। आयतन में जो है वो कमी हो जाएगी, तो आयतन का मान ऋणात्मक हो जाएगा। सेकंड वन, वहां जो है एंथैल्पी में परिवर्तन, धनात्मक में क्या था, एंथैल्पी में परिवर्तन पॉजिटिव आया था, धनात्मक इसलिए पॉजिटिव है, तो यहां एंथैल्पी में परिवर्तन क्या होगा, नेगेटिव होगा। एंथैल्पी में परिवर्तन पॉजिटिव कब था, वहां जब अभिक्रिया किस प्रकार की थी, ऊष्मा शोषी प्रकार की। तो यहां जो अभिक्रिया होगी वो किस प्रकार की होगी, ऊष्मा क्षेपी प्रकार की। जब अभिक्रिया ऊष्मा क्षेपी होगी, ऊष्मा क्षेपी से अर्थ है ऊष्मा का निष्कासन, बाहर निकलना। तो जब अभिक्रिया ऊष्मा क्षेपी होगी तो उस कंडीशन के अंदर किस प्रकार का विलयन निर्मित होगा, ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाला। दूसरा, सहसंजन और आकर्षण बल की बात की जाए तो सहसंजन और आकर्षण बल में क्या हुआ था कि वहां पे अवयवों के बीच में, यानी ए या बी और बी के बीच में आकर्षण बल विलयन की तुलना में ज्यादा प्रभावी था। विलयन के लिए आकर्षण बल का मान कम था और अवयवों का ज्यादा था। यहां उल्टा हो जाएगा, यहां विलयन का आकर्षण बल जो है उसके मध्य, अवयवों के मध्य जो आकर्षण बल है वो ज्यादा प्रभावी हो जाएगा, प्रबल होगा, लेकिन अवयवों के मध्य आकर्षण बल क्या होगा, दुर्बल होगा, कम होगा। तो उस कंडीशन के अंदर जो है वो कैसा विचलन प्रदर्शित होगा, ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित हो जाएगा। क्योंकि आयतन जो डिपेंड करता है वो किस पे निर्भर करता है, सारा का सारा जो है वो आकर्षण बल पे ही निर्भर करता है। ठीक है, तो कुल मिला के आपको धनात्मक की अपोजिट स्थिति क्रिएट करनी है, वो किसके लिए हो जाएगी, ऋणात्मक के लिए। तो इसको जैसे स्टेप में पॉइंट लिखाते जा रहा हूँ वैसे वैसे इसको मैं दोबारा क्लियर करते जाऊंगा, क्योंकि इसमें इतनी प्रॉब्लम नहीं आती है। जिसने धनात्मक विचलन को देखा है और समझा है उसका अपोजिट उल्टा करना है ऋणात्मक विचलन के अंदर। ठीक है, तो जैसे जैसे मैं स्टेप पॉइंट लिखाते जा रहा हूँ वैसे वैसे दोबारा रिपीट करते जाऊंगा और आप वैसे वैसे लिखते जाएंगे। क्लियर, लिखना नहीं है, बनाना कुछ भी नहीं है। तो इसके लिए कंटिन्यू करते हैं। हेडिंग डालोगे, ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले अनादर्श विलयन।
और इसमें लिखोगे फर्स्ट, पहला पॉइंट हेडिंग डालनी है ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले अनादर्श विलयन, और इसके लिए लिखोगे नंबर 1, पहला, इन विलयनों में उपस्थित, इन विलयनों में उपस्थित प्रत्येक अवयव के आंशिक दाब, प्रत्येक अवयव के आंशिक दाब राउल के नियम से, राउल के नियम से निर्धारित किए गए, राउल के नियम से निर्धारित किए गए वाष्प दाब से कम होते हैं, वाष्प दाब से कम होते हैं। अर्थात स्थिति क्या होगी यहां इस सेंटेंस के नीचे, अर्थात पी ए इज लेस देन पी नॉट ए एक्स ए और पी बी इज लेस देन पी नॉट बी एक्स बी, ये स्थिति पी ए इज लेस देन पी नॉट ए एक्स ए और पी बी इज लेस देन पी नॉट बी एक्स बी, ये पहली स्थिति हो गई। धनात्मक में उल्टा हो गया, धनात्मक में इनका ज़्यादा था पी ए और पी बी का, ऋणात्मक स्थिति के अंदर पी ए और पी बी का जो आंशिक दाब है उसका मान क्या हो गया, कम हो गया, राउल्ट के नियम से भी कम हो गया। ये अपनी पहली शर्त हो गई। सेकंड, दूसरी, नंबर 2, इस प्रकार के विलयन में, दूसरा पॉइंट, इस प्रकार के विलयन में जब अवयवों को परस्पर मिश्रित किया जाता है, जब अवयवों को परस्पर मिश्रित किया जाता है तो प्राप्त मिश्रण के आयतन में, तो प्राप्त मिश्रण के आयतन में ऋणात्मक परिवर्तन प्रदर्शित होता है, प्राप्त मिश्रण के आयतन में ऋणात्मक परिवर्तन प्रदर्शित होता है। अर्थात यानी सेकंड स्थिति क्या हो जाएगी, अर्थात डेल्टा वी मिश्रण बराबर क्या हो जाएगा, नेगेटिव। ये आपकी सेकंड स्थिति नंबर 2, डेल्टा वी मिश्रण बराबर नेगेटिव, आप हिंदी में भी लिख सकते हो उसे ऋणात्मक। नंबर 3, तीसरी शर्त, जब अवयवों को परस्पर मिश्रित किया जाता है तो एंथैल्पी में परिवर्तन ऋणात्मक होता है, एंथैल्पी में परिवर्तन ऋणात्मक होता है। अर्थात अभिक्रिया की प्रकृति ऊष्माक्षेपी,
अर्थात अभिक्रिया की प्रकृति ऊष्माक्षेपी होती है। ऊष्माक्षेपी होती है। अतः तो यह बोर्ड से लिखना है, जैसे डेल्टा एच मिश्रण, डेल्टा एच मिश्रण बराबर हो जाएगा नेगेटिव, डेल्टा एच मिश्रण बराबर नेगेटिव। और इसके सामने लिख सकते हो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ये तीसरी शर्त। नंबर 4, चौथी शर्त, उसके लिए चौथी शर्त के लिखो, इस प्रकार के विलयन में, इस प्रकार के विलयन में विलायक बंद विलायक, विलायक बंद विलायक या विलय बंद विलय, विलय बंद विलय अंतराण्विक आकर्षण बल, अंतराण्विक आकर्षण बल विलय बंद विलायक, बोर्ड से लिखना, विलय बंद विलायक अंतराण्विक आकर्षण बल, अंतराण्विक आकर्षण बल की अपेक्षा कम होता है, की अपेक्षा कम होता है। इसी कारण विलयन का आयतन, इसी कारण विलयन का आयतन कम हो जाता है, इसी कारण विलयन का आयतन कम हो जाता है। निष्कर्ष क्या है कि यहां विलायक और विलायक और विलय और विलय, इनका जो आकर्षण बल का मान है वो विलय और विलायक के आकर्षण बल की तुलना में क्या होता है, कम होता है। यानी विलयन में जो आपने मिश्रण बनाया है, मिश्रण के अंदर क्या है, विलय और विलायक है, बन चुका है। तो जो मिश्रण है उसमें अंतराण्विक आकर्षण बल बहुत ज़्यादा है, तो अणु क्या रहते हैं, पास पास रहते हैं। और विलायक और विलायक और विलय विलायक आकर्षण बल क्या है, ज़्यादा। यानी जब आपने प्रारंभ में लिया था, ठीक है, और आपने क्या बना लिया, विलयन बना लिया, तो प्रारंभ में जो लिया है वहाँ पे आकर्षण बल का मान ज़्यादा है, और जब आपने विलयन बनाया तो वहाँ पे आकर्षण बल का मान जो है, प्रारंभ में आकर्षण बल का मान कम है, और विलय और विलायक का आकर्षण बल का मान जो है वो क्या है, ज़्यादा है। तो आकर्षण बल काम ज़्यादा हुआ तो क्या हुआ, आयतन में कमी हो गई। अब आयतन में कमी हो गई तो उसको किससे दर्शाया था अभी, ऋणात्मक चिन्ह द्वारा, कि आयतन में कमी है उसको किससे दर्शाया, नेगेटिव से। अभिक्रिया कैसी होनी चाहिए, ऊष्माक्षेपी। धनात्मक में ऊष्मा शोषी थी तो यहाँ ऋणात्मक में हो जाएगी ऊष्माक्षेपी। ऊष्मा का निष्कासन होना चाहिए, बाहर निकलनी चाहिए। जैसे आप चूने को लेते हो और चूने को जो है आप जल में डालोगे तो जल मेरे पास विलायक हो गया, चूना मेरे पास विलय हो गया। आपने चूने को पानी के अंदर डाला, विलय को विलायक के अंदर डाला, तो ऊष्मा क्या होती है, बाहर निकलती है। तो नेचर कैसा हो गया उसका, ऊष्माक्षेपी का। ठीक है, अगर आपने उसको अगर बॉयल करना शुरू कर दिया, उसको टेम्परेचर देना शुरू कर दिया, तो जो वहाँ से ऊष्मा निक्षेपित हुई थी, बाहर निष्कासित हुई थी, उसमें उसके घुलने की प्रक्रिया है, ताप बढ़ाने पर घुलने की जो प्रक्रिया है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्योंकि प्रक्रिया जो है उल्टी विपरीत होगी, जल वाष्पीकृत होकर बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो इन सारांश के अंदर अगर शॉर्ट में बात करें
तो आपको केवल इतना है कि धनात्मक विचलन याद रखना है और उसका अपोजिट काम करना है किसके लिए, ऋणात्मक विचलन के लिए। पहली कंडीशन में क्या होगा कि यहाँ जो है वो इस तरीके से आप ग्राफ में याद कर सकते हो। मैं तो यही एडवाइस देता हूँ, आप धनात्मक का याद करो और उसका उल्टा कर देना ऋणात्मक में। थोड़ा बस लाइनों का सीक्वेंस ध्यान रखना है, याद करो तो समझो, थोड़ा ध्यान से समझना है। धनात्मक में क्या था, धनात्मक में PA और PB का मान ज़्यादा था। ऋणात्मक में क्या होगा, PA और PB का मान कम हो जाएगा। धनात्मक में आयतन में परिवर्तन धनात्मक नाम में ही है, प्लस में है, तो ऋणात्मक में क्या होगा, आयतन में परिवर्तन माइनस में होगा। वहाँ एंथैल्पी परिवर्तन प्लस में होगी, लेकिन अभिक्रिया कैसी है, उष्मा शोषी। यहाँ पे एंथैल्पी में परिवर्तन माइनस में होगा, लेकिन अभिक्रिया कैसी होनी चाहिए, उष्मा क्षेपी। ठीक है। आकर्षण बल की बात करें तो धनात्मक में विलयन में आकर्षण बल कम, लेकिन ऋणात्मक में विलयन में आकर्षण बल ज़्यादा। तो ये आकर्षण बल क्या करता है, इस आकर्षण बल ही आयतन को प्रभावित करता है। सारी चीज़ जो है वो इसी के ऊपर टिकी हुई है कि किसका आकर्षण बल ज़्यादा है। जिसका जैसा आकर्षण बल होगा वैसा ही वो व्यवहार दर्शाएगा, धनात्मक या फिर ऋणात्मक। ठीक है। तो यहाँ जो संबंधित ये इसकी आवश्यक शर्तें हैं ऋणात्मक विचलन के लिए। नेक्स्ट अगला पॉइंट लिखोगे, ये शर्तें कंप्लीट हो चुकी हैं, उसके नीचे पॉइंट लिखोगे, ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले, ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले अनादर्श विलयन के लिए ग्राफीय निरूपण निम्न प्रकार से दिया जा सकता है। निम्न प्रकार से दिया जा सकता है। और ये ग्राफ ये बनाओगे, वाष्प दाब, वाष्प दाब, मॉलबिन। ठीक है। यहाँ जो है ये मूल राउल्ट के, ये जो मैंने पूरी स्ट्रेट लाइन खींची है वो किसको दर्शा रही है, राउल्ट के नियम को। और ये जो डॉटेड हिस्सा है नीचे की ओर जा रहा है ये किसको दर्शा है, ऋणात्मक विचलन को। अलग अलग स्टेप होते हैं, सबका अलग अलग मेथड होता है। कुछ क्या करते हैं, राउल्ट के नियम को, इस लाइन को स्ट्रेट न दर्शाकर इसको डॉट से दर्शाते हैं, और ये जो मैंने डॉटेड हिस्सा किया है इसको किससे दर्शाते हैं, स्ट्रेट लाइन से दर्शाते हैं। तो उससे कोई चेंजेस नहीं होगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अपने को वास्तविक चीज़ बतानी है क्या है। तो ये कंडीशन, ये आपका ग्राफीय निरूपण। ग्राफ इसमें पूछा जाता है, 1 नंबर का क्वेश्चन आता है बोर्ड एग्जाम के अंदर, तो ग्राफ जितना पूछा जाए उतनी ही चीज़ आपको बतानी है, एक्स्ट्रा चीज़ नहीं बतानी है। पूरी टिप्पणी मांगता है तो पूरी चीज़ देनी होती है, ग्राफ पूछा है तो ग्राफ बताना होता है, शर्त पूछी है तो शर्त बतानी होती है, टिप्पणी मांगेगा तो आपको शर्त भी बतानी है और ग्राफ भी बताना है। किस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे वो आपको बता दूंगा, इसमें किस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। नेक्स्ट इसका अगला पॉइंट है एग्जाम्पल, उदाहरण। ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले विलयन जो है वो सॉल्यूशन कौन कौन से हो सकते हैं, उनके एग्जाम्पल की बात की जाए तो नंबर 1 फर्स्ट इसमें लिखोगे मेथेनॉल प्लस एसिटिक अम्ल। पहला है जैसे मेथेनॉल प्लस एसिटिक अम्ल। सेकंड दूसरा क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म CaCl3, ये क्या है आपका क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म प्लस बेंजीन। बेंजीन क्या है C6H6, क्लोरोफॉर्म प्लस बेंजीन। नंबर 3 थर्ड CH3C डबल बॉन्ड O, CH3 ये है आपका एसीटोन,
एसीटोन प्लस एनिलीन, NH2, एसीटोन प्लस एनिलीन। नेक्स्ट अब अगला नंबर 4, क्लोरोफॉर्म प्लस CHCl3 प्लस एसीटोन CH3C डबल बॉन्ड O CH3, क्लोरोफॉर्म प्लस एसीटोन। नेक्स्ट अब अगला एग्जाम्पल, नंबर 5, H2O जल प्लस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जल प्लस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक है, तो इस तरीके से ये कुछ विशेष एग्जाम्पल्स हैं जो ऋणात्मक विचलन को प्रदर्शित करते हैं। इसके अदर जो हैं वो कुछ और एग्जाम्पल्स भी हैं जो इसके अंदर निहित किए जाते हैं, उनके बारे में भी जिक्र किया जा सकता है। जैसे आपका पिरिडीन है प्लस एसिटिक अम्ल, ये भी दिया जा सकता है। जैसे अगर मैं बात करूं, बहुत से एग्जाम्पल हैं, जैसे पिरिडीन C5H5N, पिरिडीन प्लस एसिटिक अम्ल CH3COOH, एसिटिक अम्ल, ये भी जो है वो ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करता है, जिसमें इस नाइट्रोजन के ऊपर क्या होता है, नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर एकाक इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित होता है। ठीक है, इसके अदर और भी हो सकते हैं, जैसे आपका जल प्लस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो गया। इसी प्रकार से जल प्लस आपका नाइट्रिक अम्ल, ये भी दिया जा सकता है। अगर और भी ले हो आप, जल प्लस H2O प्लस HNO3, यह है आपका नाइट्रिक अम्ल, ये भी जो है वो क्या दर्शाता है, ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करता है। तो इस प्रकार इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं, इन्हीं में से एग्जाम के में जो है वो पूछ लिया जाता है, पूछा गया है। ये आपके लेक्चर्स एग्जाम है उनके अंदर भी पूछा हुआ है, सेकंड ग्रेड की एग्जाम है उनके अंदर भी इनके बारे में पूछा हुआ है। ठीक है, बोर्ड एग्जाम्स के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही है। यूनिवर्सिटी के अंदर भी जो है, यूनिवर्सिटी के अंदर जो है थोड़ा पैटर्न ये होता है कि अगर क्वेश्चन शॉर्ट टाइप में है, ज़्यादातर वहाँ क्वेश्चन इस तरीके से आता है कि पूरा अप टू डिटेल मांगता है कि ऋणात्मक विचलन को समझाइए, धनात्मक विचलन को समझाइए, तो आपको वहाँ पूरा थ्योरेटिकल पोर्शन देना होता है। रही एग्जाम्पल्स की बात, जितने आप एग्जाम्पल्स लिखोगे, यूनिवर्सिटी का मेथड ये कहता है कि आप जितनी उसके अंदर थ्योरी लिखोगे आपकी मार्किंग उतनी ही ज़्यादा होगी। ठीक है, कि जितना आप उसको बताने की कोशिश करोगे, ये नहीं है कि गलत लिख दिया कि ज़्यादा लिखना है, ये नहीं, आप जितना उसे समझाने की कोशिश करोगे, जितना उसको आप बताओगे, आपकी मार्किंग पे उतना ही ज़्यादा इफेक्ट होगा। ठीक है, तो आप उसे बेटर रूप से जितना ज़्यादा समझाओ उतना ही बढ़िया है मार्किंग करने के लिए। क्लियर? तो इस प्रकार से अपना ये जो है वो ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले जो अनादर्श विलयन थे वो कंप्लीट होते हैं। तो यहाँ दोनों एप्लीकेशन आपकी कंप्लीट है, धनात्मक और ऋणात्मक, और अपना अनादर्श विलयन। आदर्श विलयन की कोई एप्लीकेशन थी नहीं, आदर्श विलयन के सापेक्ष ही पढ़ा जाता है किसको, अनादर्श विलयन को, और दोनों को तुलनात्मक रूप से किसके साथ पढ़ा जाएगा, राउल्ट के नियम से। क्लियर? इसका नेक्स्ट अगला जो हिस्सा होगा उसे देखेंगे अपन स्थिर क्राथी मिश्रण के बारे में, उसे नेक्स्ट अगले लेक्चर के अंदर कंसल्ट करेंगे।